नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी और आज फिर से एक बार हाथरस और उत्तर प्रदेश की बात होगी क्योंकि वहां बहुत सारे नए खुलासे हो रहे हैं। तमाम तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स अलग अलग एंगल से अलग अलग चीज़ों को सामने रख रही हैं। इससे एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि हाथरस का सच क्या है, क्योंकि आरोप ये लगा कि बहुत से लोगों ने दंगे फैलाने की कोशिश की। पीएफआई का नाम आया, फिर कुछ राजनीतिक दलों का नाम आया, कांग्रेस के एक लीडर से पूछताछ भी हुई। तो इन तमाम झंझावातों के बीच में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया और देश भर में लोग इस केस में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल हुआ क्या था वहाँ पे, क्योंकि आरोपी ने भी एक जेल के अंदर से चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में उसने अपनी बेगुनाही बताई है और वो कह रहा है जांच करो। दूसरा, जब आप अलग अलग एंगल से अलग अलग पक्ष से बात करते हैं तो वहाँ पे भी एक अलग चीज़ निकल के आती है। तो इससे कई सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि क्या दरअसल जितना हीनियस क्राइम बताया गया था वही हुआ था या कहानी कुछ और है, या फिर इस केस को दबाने के लिए तमाम प्रयास किए गए सरकार की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से। जब वो कहा जाता है कि रात में 2:30 बजे बॉडी को जला दिया गया तो शायद कुछ छिपाने की कोशिश की गई हो। लेकिन पक्ष, जो पीड़ित पक्ष है और जो आरोपी पक्ष है और जो वहाँ के लोग हैं, उन सब के बयानों को अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग निकलती हैं। हमारे नेटवर्क ने भी कोशिश की वहाँ की सच्चाई को और जानने की और तह तक जाने की, अलग अलग पहलुओं को जानने की। तो न्यूज़ 18 इंडिया की अंडर कवर टीम हाथरस के ग्राउंड जीरो पर पहुंची और तमाम अफवाहों का, खबरों का, इन सब के बीच में जानने की ये कोशिश की कि दरअसल है क्या। तो हमने बातचीत की हमारे नेटवर्क के अंडर कवर टीम ने, जो वहाँ के निलंबित एसओ हैं, स्टेशन ऑफिसर हैं दिनेश वर्मा। जरा सुनते हैं कि उन्होंने हमें क्या बताया, फिर इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। पहले तो ये जो लड़की का बयान वायरल हो रहा था, हमने सब जगह देखा, मोबाइलों पर भी आ रहा था आपका। उसकी तो शुरुआत में वो एक लड़के का नाम ले लिया है, संदीप का ही नाम ले रही, उसकी माँ भी यही कह रही है संदीप ही था, संदीप ही था, संदीप ने किया, संदीप बीमार गया। माँ ने भी यही कहा, भाई ने भी यही किया। सब सारे जो है पॉलिटिक्स हो गई ना। तो ये चार कहाँ से आ गए? चार तो पॉलिटिक्स आ गई, उसने बयान दे दिया, लेकिन समझा दिया कहीं से भी करेगी पूरा 25-30 लाख रुपये मिल जाएगा। तो आप लोगों ने जो जांच की, आपके मुताबिक क्या लग रहा है कि केस कैसा है? मुझे तो गैंगरेप फाल्स है और लग नहीं रहा रियल है फाल्स। अच्छा, रियलिटी है तो वो 30-7 की हरकत, इसके अलावा और कुछ है नहीं। मतलब जो प्रथम FIR हुई है SC और 30,000। 7 SC अच्छा, SC/ST एक्ट का मुकदमा है 307। इसके अलावा तो कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं 100% 101% मेडिकल हुआ था? मेडिकल हुआ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 14 तारीख को जो हुआ मेडिकल। हाँ, 14 को तो वो रेप वाली बात कही नहीं, इंटरनल पार्ट का नहीं कराया जा सकता उसकी बगैर मर्जी के। जब उसने 22 को बयान दिया तो इंटरनल पार्ट में कराया गया, फ्लैट बनी, उसका सब कुछ नेगेटिव आया। रात को ऐसी आफत पड़ गई थी, रात को ही रात वाला बैठक तो मैं चला आया, वो हम नहीं उसके बारे में बता सकते। लेकिन जो आपको आप चीज़ें बातचीत करते पता लगता है। नहीं, LI की रिपोर्ट ये थी और शासन की रिपोर्ट ये थी कि परवानी जो यूज कर रहा था डेड बॉडी रखते योगी जी को तो सुना आपने दिनेश वर्मा, जो उस समय वहां पे एसओ थे, उनका वर्जन ये है कि रेप की घटना बाद में जोड़ी गई है और जो तमाम रिपोर्ट्स प्रिलिमिनरी थी उस लड़की का जो मेडिकल कराया गया उसमें यह बात सामने नहीं आई थी। शक जाहिर है कि कहीं कुछ और बात थी। क्या थी ये अब आगे जो SIT की रिपोर्ट है उसमें निकल के आएगी, लेकिन बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। आपका मेहमानों से परिचय करा दे जो हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ है नूपुर शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। साधना भारती जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। आलोक मेहता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक रह चुके हैं। आशुतोष जी हैं, राजनीतिक संपादक हैं, रह चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। और आशुतोष श्रीवास्तव हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आपसे चर्चा शुरू करूं इससे पहले मैं चलूंगा लखनऊ में प्रांशु मिश्रा के पास, जो हमारे सीनियर न्यूज़ 18 के ब्यूरो चीफ हैं। प्रांशु जी, आपने सुना, आप लोगों ने जो एक बड़ा अंडर कवर अपना ये कार्यक्रम किया
इसमें बहुत सारे नए पहलू निकल के आ रहे हैं। पूरी थ्योरी उलटती हुई दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें कुछ बड़ा खेल हुआ है, गुत्थी बड़ी उलझती हुई दिख रही है। तो जो हमारी रिपोर्ट दिखा रही है, और आप चूंकि इस केस को लगातार कवर कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, तो आपका असेसमेंट क्या कहता है कि कहानी कुछ और है या कहानी यही है, इसको दबाने की कोशिश की गई है? नहीं, देखिए नीरज, पत्रकार के नाते इस निष्कर्ष पे पहुंच जाना कि कहानी क्या है, ये कहानी सही है या गलत है, ये तो हम लोगों का अधिकार क्षेत्र नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार खुद इस बात पे सहमत नहीं है कि इस मामले की असलियत क्या है, हकीकत क्या है, और इसीलिए उसने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। जहां तक ये स्टिंग ऑपरेशन की बात है, देखिए स्टिंग ऑपरेशन इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि पब्लिक डोमेन में वो बात आ गई सामने कि उत्तर प्रदेश पुलिस क्या सोच रही है। अब जो स्टिंग ऑपरेशन के अंदर बातें कही गई हैं, अगर आप उसको इस संदर्भ में देखें कि उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार पहले ही आप बात सामने आकर के मीडिया के सामने कह चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दे चुके हैं कि इस मामले में रेप जैसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और फॉरेंसिक की रिपोर्ट के बेसिस पर यह साबित होता है कि किसी तरीके का कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स उस लड़की के साथ नहीं हुआ। इस बात को प्रशांत जो एडीजी है उत्तर प्रदेश के, वो आधिकारिक रूप से मीडिया के सामने कह चुके हैं। जो बात स्टिंग ऑपरेशन में पुलिस वाले कह रहे हैं, उन तथ्यों को या उन बातों को, वही आरोप तो पुलिस वालों पर शुरुआत से थे, जिसकी वजह से एसआईटी की प्रारंभिक जांच में इन तमाम अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। परिवार लगातार ये बात कहता रहा है कि हम 14 तारीख को जब एफआईआर कराने के लिए गए तो रेप की एफआईआर पुलिस ने नहीं लिखी, दूसरी धाराओं में एफआईआर लिखी। बाद में जब सामाजिक और राजनीतिक दबाव बढ़ा, ये मामला संवेदनशील होने लगा, तब 22 तारीख को एफआईआर रजिस्टर करी गई। पुलिस का अपना तर्क है, पुलिस का दावा यह है कि 14 तारीख को पीड़ित पक्ष ने रेप की एफआईआर लिखने की बात ही नहीं करी, 22 तारीख को वो आए तो लिखी। तो किसकी बात सही है? पीड़ित पक्ष की बात सही है कि थाने ने उनकी बात नहीं मानी 14 तारीख को, या पुलिस की बात सही है? तो जाहिर बात है कि ये चीजें भी एसआईटी की जांच के दायरे में है। एक बड़ा सवाल उससे जो सवाल पैदा होता है कि अगर 22 तारीख को एफआईआर करी गई रेप की, तो जाहिर बात है कि जो रेप का मेडिकल टेस्ट हुआ होगा वो 22 तारीख के बाद 23 तारीख या 24 तारीख को हुआ होगा। और अगर रेप 14 तारीख को ही हुआ है, जो विक्टिम साइड कह रहा है, तो जाहिर बात है कि 9 दिनों के अंदर या 10 दिनों के अंदर जो रेप का सैंपल है, वो सैंपल डाइल्यूट हो सकता है। तो क्या उसी डाइल्यूट सैंपल के बेसिस पे जो रिपोर्ट आई फॉरेंसिक की, उसके बेसिस पर पुलिस ये बात कह रही है कि रेप नहीं हुआ? तो कुल मिलाकर के दोनों पक्षों की अपनी अपनी कहानियां हैं और उन कहानियों को एसआईटी जांच करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पीड़ित पक्ष हो, विपक्ष हो, वो कोई भी एसआईटी की जांच पर एतबार करने को तैयार नहीं है। इसलिए वो सीबीआई की जांच या सुप्रीम कोर्ट जज द्वारा मॉनिटर जांच की बात करी जा रही है। लेकिन इतना जरूर है आपकी बात में से मैं एग्री करूंगा कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड मामला हो गया है। दोनों पक्ष अलग अलग दलीलें दे रहे हैं, सच्चाई क्या है वो सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई। प्रांशु, एक बीच में एक चिट्ठी घूम रही थी जो लड़की के भाई ने लिख के दी थी एफआईआर दर्ज करने के लिए, जो उसने एप्लीकेशन दी थी, उसमें रेप का जिक्र नहीं था। और बहुत सारे लोग वहां के स्थानीय भी इस बात को नहीं मान रहे कि रेप हुआ होगा। फिर वो एक फोन कॉल्स का डिटेल आया कि 101 बार लड़की के भाई और आरोपी के बीच में फोन कॉल्स हुई। ये क्या मसला है? इसमें भी तो कुछ ग्राउंड पे दिखा होगा आप लोगों को। नहीं, बिल्कुल देखिए बात सही है। वही मैं बात कह रहा हूं कि जो पीड़ित पक्ष है इस मामले में, वो लगातार ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारे बच्चों को निर्दोष बताया गया। ये हो सकता है कि ऑनर किलिंग का मामला हो। पीड़ित पक्ष इस मामले में लगातार ये कह रहा है, जो विक्टिम साइड है, जो लड़की का पक्ष है, वो कह रहा है कि हमारे साथ ज्यादती हुई, बलात्कार की घटना हुई, पुलिस ने सहयोग नहीं किया, हम पिछड़ी जाति के थे, दलित जाति के थे, लिहाजा हमारे ऊपर दबाव डाला गया क्योंकि प्रशासन आरोपियों के साथ मिला हुआ था। सच्चाई कहां पर है? ये बात सही है कि पीड़ित पक्ष और ये जो इसमें एक्यूज साइड है, दोनों के बीच में टेलीफोन पर बात हुई, लेकिन उससे आप ये नतीजा निकालें कि दोनों एक दूसरे से परिचित थे, लिहाजा ये जो रेप का आरोप है डाइल्यूट हो जाता है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि दोनों एक ही गांव के हैं। हो सकता है कि दोनों के बीच में जो बात हुई हो वो कोई सौहार्दपूर्ण बात ना हो रही हो, वो आपस में लड़ाई झगड़े की बातचीत हो। तो बातचीत क्या हुई, उस बातचीत का कंटेंट क्या था, ये भी जानना या ये भी सामने आना बहुत जरूरी है। तो पूरा प्रकरण उलझा हुआ है। पंचायतें दोनों तरफ से हुई हैं। अपर कास्ट के लोगों ने भी वहां पे पंचायतें करके आरोप लगाया। ये मामले के अंदर जो अभी तक जो तथ्य आए हैं वो गलत तरीके से पेश किए गए। पीड़ित पक्ष का कहना है कि हम छोटी जात से थे इसलिए हमारी बातों को सुना नहीं गया, पुलिस ने समय पे एफआईआर रजिस्टर नहीं करी, जो मेडिकल एग्जामिनेशन था लड़की का वो कई दिन बाद हुआ। तो ये सारे तथ्य हैं जिसको लेकर के ही मुझे लगता है कि सरकार ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।
पर अभी 4 दिन हो गए हैं, शनिवार को ये सिफारिश की गई थी, आज बृहस्पतिवार का दिन भी बीत गया, लेकिन अभी तक सीबीआई ने भी इस जांच को टेक ओवर करने का भी औपचारिक ऐलान नहीं किया है। प्रांशु, एक आखिरी सवाल, जब इस तरह की घटनाएं होंगी, आपने भी बहुत कवर की होंगी, निर्भया वाला मामला था, बहुत सारी घटनाएं हुई थी, तो जब एफआईआर लिखाने लोग जाते हैं तो क्या सबसे बड़ा जो सबसे जघन्य अपराध है जिसके लिए वो गए हैं उसको छोड़ करके छोटी मोटी बातें पहले लिखाई जाएंगी या पहले लिखी जाएंगी, इसके लिए प्रेशर नहीं था? देखिए, अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन सवाल इस मामले में यह है कि ये जो दावा किया जा रहा है कि पीड़ित पक्ष ने रेप का जिक्र किया ही नहीं, ये दावा तो पुलिस वालों की तरफ से है, ये दावा परिवार की तरफ से नहीं है। परिवार के लोगों का, उनके समाज के लोगों का तो यही कहना है कि हम एफआईआर लिखाने के लिए गए थे, हमारी एफआईआर लिखाई नहीं गई। दूसरा, अमूमन कई बार ये भी होता है कि जो पीड़ित पक्ष है या जो खास करके जो रेप के मामले होते हैं उसमें तमाम लोग ये साहस भी नहीं जुटा पाते हैं, जो हम लोगों ने आमतौर पर देखा है कि साहस नहीं जुटा पाते हैं। जरूरी नहीं कि महिला पहले दिन में ही ये बात बता दे कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, वो जब भी शिकायत करे उस वक्त उसको बलात्कार की रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए। ये भी देखा गया है कि आमतौर पर जो इस तरह के मामले होते हैं, कई बार रिपोर्ट हुआ है कि जो थाने होते हैं वो इस महिला हिंसा के मामलों में कितने सेंसिटिव होते हैं, वो बहुत ही पैट्रियार्कल माइंडसेट से ऑपरेट करते हैं, ये बात भी नहीं है। तो दावे दोनों तरफ से हैं, हकीकत क्या है इसको लेकर के सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन एक कोशिश जरूर हुई है कि जो पिछले 48 घंटों के अंदर जिस तरीके से जो बयान पुलिस वालों के आए हैं, जो प्रशासनिक अमले के बयान आए हैं, उसके जरिए एक ये कोशिश जरूर की गई है, खास करके राजनीतिक रूप से सक्रिय लोगों के द्वारा, कि महिला के बयान पर, पीड़ित पक्ष के बयान को उनकी कहानी के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए जाए और एक तरीके से उस महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाए। जी, अब मैं अपने पैनल की तरफ आता हूं। कोशिश से करिएगा कि थोड़ा छोटे छोटे में रखिएगा, क्योंकि कई लोग हैं, बहुत सारी बातचीत करनी है। हमने प्रांशु से काफ़ी डिटेल ली, समझने की कोशिश की और आपको एक स्ट्रिंग ऑपरेशन भी दिखाया जो हमारी अंडरकवर टीम ने किया कि क्या दरअसल वहाँ पे हुआ होगा, क्योंकि अलग अलग बहुत सारे बयान आए हैं, इससे किसी निष्कर्ष पे पहुंचना हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन चूंकि इस केस में एक बड़ा विचित्र सा नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है कि जो आरोपी हैं वो ताल ठोक रहे हैं, मेरी जांच कराइए, किसी से भी कराइए, हमने नहीं किया। ये एक बड़ा डिफरेंट टाइप का नैरेटिव यहां देखने को मिला। संक्षेप में जवाब दीजिएगा। नूपुर जी, पहले आपके पास आता हूं। जो भी प्रांशु बता रहे थे, जो हम लोगों ने देखा कि उसमें बहुत सारे वर्जन्स निकल के आ रहे हैं, लेकिन एक जो प्रांशु कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये नैरेटिव्स क्रिएट करा दिया गया हो, पुलिस ने पहले इस मामले को दबाने की कोशिश की और अब बाद में पता नहीं चल पाएगा। देखिए, क्या सच है क्या झूठ है, कायदे से नीरज जी, ना मैं ना आप ना यहाँ पे कोई बैठा हुआ इतना क्वालिफाइड ही नहीं है कि इसके ऊपर कुछ बोल सके। मैं खुद भी वकील हूँ, इससे बता रही हूँ मैं। ये अब क्योंकि योगी जी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में रिक्वेस्ट डाल दी है, एक अर्जी डाल दी है कि कृपया करके सुप्रीम कोर्ट सिटिंग जज मॉनिटर्ड सीबीआई प्रोब होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से दूध का दूध पानी का पानी वही हो जाएगा, कोई ऊंच नीच हो ही नहीं पाएगी। दूसरी बात, जब योगी सरकार खुद ही 5 चीजें आश्वासन देती हुई पीड़िता के परिवार को कह चुकी है कि सेक्शन 376 आईपीसी जो रेप से डील करता है वो ड्रॉप होगा नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं, और इन्वेस्टिगेशन 376 की होगी, तो मेरे हिसाब से ये भी बहुत फेयरनेस में है कि भाई रेप की इन्वेस्टिगेशन तो चलेगी ही चलेगी। तीसरी बात, नहीं, मेरे पास ना वो लिखित कंप्लेंट है जिसके ऊपर फर्स्ट एफआईआर सितंबर 14, 2020 को दर्ज हुई थी। इसमें रेप का, जो उसके भाई ने करी थी ये कंप्लेंट, इसमें रेप का कहीं पे भी मेंशन नहीं है। फिर भी मैं कहूंगी हम में से कोई क्वालिफाइड नहीं, और मैं यहाँ पे बैठ के किसी लड़की के और किसी मर्द के ऊपर यहाँ पे कुछ टिप्पणियां करने नहीं बैठी। लेकिन ये मैं इस चीज से थोड़ा सा डिफर करती हूँ आपके कॉरेस्पॉन्डेंट से कि अगर ये बात होती कि कहीं ना कहीं पेट्रियार्कल माइंडसेट है और रेप की एफआईआर दर्ज नहीं होती, तो फिर आजमगढ़ और बुलंदशहर में भी नहीं होती। वो दोनों डिस्ट्रिक्ट, वो दोनों जिले भी उत्तर प्रदेश में आते हैं। और तीसरी बात मैं इतना जरूर कहूंगी कि अगर ये सरकार सीरियस नहीं होती तो अपने आप ही स्वतः एसआईटी की भी प्रोब, 5 अपने अफसर को भी निकाल देना, सस्पेंड करना, ट्रांसफर नहीं हुए हैं, उसके बाद सीबीआई की प्रोब, और अपने आप स्वतः ही सर्वोच्च न्यायालय में, किसी और ने डिमांड नहीं करी, हमारे ही सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर गए, उन्होंने ही ये याचिका के द्वारा ये अर्जी लगाई है कि भैया आप सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, सिटिंग जज मॉनिटर्ड सीबीआई प्रोब की सच्चाई बाहर आनी चाहिए। नहीं, हम किसी लड़की के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहते, लेकिन अगर कोई निर्दोष है तो वो भी नहीं फंसाना चाहते। सच्चाई बाहर आए और ये एक पॉलिटिकल, मतलब राजनीतिक गिद्धों के लिए ये एक बर्निंग पॉट ना बन जाए। कृपया करके अपने अपने प्रदेशों की, राज्यों की सरकार संभालिए जहां सच में लड़कियों का चरित्र हनन हुआ है, जैसे बारान में और सीकर में। लेकिन नूपुर जी, ये भी तो कहा जा सकता है कि जब बहुत प्रेशर पड़ा, बहुत दबाव बना, लोग सड़कों पे आ गए, तब सरकार ने सारी जांच सीबीआई को या कोर्ट के अधीन ये एसआईटी बनाने की बात कही, पहले तो नहीं करी थी।
कुछ ऐसे मामले होते हैं नीरज जी जहां पे एक अधमरी हालत में निवस्त्र लड़की पड़ी होती है और पुलिसकर्मी झगड़ा कर रहे होते हैं कौन सी ज्यूरिसडिक्शन में मामला आएगा। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें साल भर तक आरोपियों को हिरासत में नहीं लिया जाता। 1 घंटे के अंदर 14 सितंबर 2020 को ये एफआईआर दर्ज हुई है कंप्लेंट के ऊपर। आप लगा लीजिए जब दूसरा बयान आया 4 दिन बाद तो फिर सेक्शन 354 भी ऐड हुआ और 3 दिन बाद जब एक तीसरा बयान आया सितंबर 22 को फिर सेक्शन 376 भी उसमें ऐड ऑन हुआ जी। ये आप ये नहीं कह सकते। और स्वतः एसआईटी और सीबीआई और अब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई प्रोब ये स्वतः योगी सरकार ने किया है। ये किसी के प्रेशर में आके नहीं किया। प्रेशर वो होता है जब एफआईआर तक दर्ज नहीं होती और ऐसी सच्चाई है। आप कहीं का भी डेटा उठा के देख लीजिए। मैं तो निर्भया की ही बात कर रही हूँ, एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पा रही थी। जी 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 साधना भारती जी, ऐसा दिख रहा है इस केस में जो हमने अभी आपको दिखाया, बहुत सारे पहलू, बहुत सारी सच्चाई नहीं कह सकता मैं, बहुत सारे अलग अलग एंगल से लोग बात कर रहे हैं। ये पहला केस है जहां पे दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपके कांग्रेस नेता को पकड़ा गया उससे ये थ्योरी भी बड़ी मजबूत हुई कि आप लोग इस घटना का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। वो जो नेताजी पकड़े गए उनसे पूछताछ भी हो रही है और थाने में है वो। तो ये क्यों न माना जाए कि इस केस को आप लोगों ने, केस हुआ है इसमें कोई शक नहीं, कोई इनकार नहीं कर सकता कि घटना नहीं हुई है, लेकिन उस घटना को पॉलिटिसाइज करने, उसका पॉलिटिकल कैपिटल हासिल करने की कोशिश आप लोगों ने की। इस चीज में बहुत सारी वो सच्चाइयां छुप गई जो शायद पहले निकल आती। जी बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब दूं इससे पहले मुझे बहुत जरूरी लगता है कि राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते नूपुर जी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ उठाए। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम ये कह रहे हैं कि 376 ड्रॉप नहीं होगी। आप कोई एहसान तो कर नहीं रहे। 2013 का जो संशोधित कानून हुआ उसके अंदर ये कहा गया कि अगर सीमन नहीं भी मिलता, पहले तो बात अपमानजनक है कि ये बात की जाती है, नहीं भी मिलता तो भी कोशिश को भी रेप माना जाता है, उसमें धारा लगेगी ही। और आपने धारा कब लगाई ये भी आप देख लीजिए। दूसरी बात ये, अगर आप ये कह रही हैं 376 ड्रॉप नहीं होगी तो आपके नेता बार बार चिल्ला कर क्यों कहते हैं? विनय कटियार कहते हैं रेप तो हुआ ही नहीं। आप एफिडेविट दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें आप कह रहे हैं बलात्कार तो हुआ ही नहीं। अरे तो फिर जब बलात्कार हुआ ही नहीं तो फिर आपने मुआवजा क्यों दिया? क्यों डीएम को धमकाना पड़ता है पीड़िता के घर में जाकर? और ये बताइए आप कि आपने एफिडेविट में भी इतना बड़ा झूठ बोला कि पूरे रीति रिवाजों के साथ उस बेटी का दाह संस्कार हुआ। हिंदू संस्कृति के तथाकथित ठेकेदार बनते हैं ना आप तो महिला हैं। आदरणीय नुपुर जी, आपसे पूछती हूँ, हिंदू संस्कृति में क्या रात में दाह संस्कार किया जाता है? और क्या मिट्टी के तेल और पेट्रोल डीजल से जलाने को दाह संस्कार कहते हैं? देखिए बहुत सीधी बात है, बहुत कड़वी लगेगी आपको। अगर आप आज ये कह रही हैं कि बलरामपुर बुलंदशहर में हम बात कर रहे हैं तो नुपुर जी आप ही एक चैनल पे थी, मैं आपके समक्ष थी, उसी वक्त मैंने आपसे भी ये सवाल पूछा था कि हाथरस से 53 किलोमीटर दूर आगरा के नगला तेजा ग्राम में लोधी समाज की एक बच्ची अनाथ है, उसके साथ रेप होकर उसका मर्डर कर दिया। जी जवाब ले लेते हैं। आप क्या करेंगे? आपने कहा अभी का विषय नहीं है, विषय यही है। अगर सीएनबीसी उठा रहा है तब आपकी आंखें खुलती हैं, तब आप गोली लगाते हैं, पहले आपकी आंखें क्यों नहीं खुलती? डीएम ठीक साधना जी जवाब ले लेते हैं। नूपुर जी संक्षेप में जवाब दीजिएगा, फिर मैं दूसरे पद प्रवक्ताओं के पास जाता हूँ। जी देखिए, 2 सवाल इन्होंने उठाए। कहना चाहती हूँ कि शायद उन्होंने याचिका ढंग से नहीं पढ़ी। 3 रिपोर्ट्स आई थी। सबसे पहले तो आई थी जेएनएमसीएच की जो यहाँ अलीगढ़ में है, एफएसएल की, और तीसरी आई थी सफदरजंग की। आप शायद कानून को मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं। कानून ये बदला था आईपीसी अमेंडमेंट कि एनी काइंड ऑफ पेनिट्रेशन विल आल्सो बी कंसीडर्ड रेप, इवन फिंगर रेप पेनिट्रेशन। काइंडली इसको जरा जाकर ध्यान से पढ़िएगा, मेरे ऊपर मत बोलिए, मैं आपके ऊपर नहीं बोलूंगी। साधना जी सुन, एक दूसरे की बात को सुन लीजिए। गलत कोट नहीं कीजिए नुपुर जी प्लीज, मेरा विनम्र निवेदन है। साधना जी आप उनकी बात रखने दीजिए, फिर आप अपनी बात से काउंटर करिएगा। उनको अपनी बात तो कंप्लीट करने दीजिए, उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप उसको काउंटर करिएगा। जी ना, ये तो हम लोग ने पढ़ लिया, उसको हम बता रहे हैं, तो आपने उसमें ये क्यों कहा? रुकिए। आपके नेता भी कह रहे हैं और आप इसी चैनल पे अभी आपने कहा कि नहीं ड्रॉप होगी, तो अगर ड्रॉप होगी तो बयानबाजी गलत। साधना जी अपनी बात उनको रखने दीजिए, जब आपकी बारी आएगी तो आप यही पॉइंट से काउंटर करिएगा। जी नूपुर जी कंप्लीट करें। इज्जत, महिलाओं की इज्जत पे बखौल नहीं कर सकती, मैं खुद भी महिला हूँ, तो कृपया करके सुन लीजिए। मैं आपके ऊपर नहीं चिल्लाई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं चिल्लाई, क्योंकि अगर हल्की सी भी अगर आपको दलित बहनों की पीड़ा होती तो बलरामपुर छत्तीसगढ़ में भी घाट पे लेटते आपके नेता, और आपके सीताबरान पे भी। ये क्या गलत बात है? अब ये दलित बहनें आ गई, जब प्यार मोदी जी, तब जातिवाद नहीं होता, जब पिछड़े वर्ग का
वोट मांगते तो जाती, मैं दलित बोल देती तो बड़ी पीड़ा हो जाती इनको। मैडम हुआ क्योंकि पहले आपकी आंखें नहीं खुली, हाथरस मीडिया उठाता है तब आंखें क्यों खुलती हैं? तब राजस्थान याद आ रहा है। राजस्थान में कार्रवाई हुई, आपकी तरह सरकार ने, सीएम ने वेट नहीं किया पीएम के फोन आने को बिठाने के लिए। वेट मुझे नेशनल मीडिया सेल में बताना पड़ेगा कि ये गलत बात है। Please. मैं बिल्कुल चुप बैठी हूँ, उनकी बात सुन रही हूँ। वन बाय वन बोलिए, अदरवाइज कोई एक दूसरे की बात समझ नहीं पाएगा और समय निकलता जाएगा, मुझे दूसरे लोगों के पास भी जाना है। प्लीज अपनी बात जल्दी से कंप्लीट करें जी। आप कंट्रोल कीजिए नीरज जी, कोई तरीका नहीं है फिर। हाँ, बोलिए। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बखौल मचाने और राजनीति करने नहीं आई हूँ मैं महिला की इज्जत के ऊपर। दूसरों को करने दीजिए, राजनीतिज्ञ हैं ये लोग। लेकिन बहुत जरूरी है जो कह रही है कि हाथरस, क्या 14 सितंबर को मीडिया ने हाथरस उठाया था? नीरज जी आप बैठे, बता दीजिए मुझे। अगर 14 सितंबर को नहीं उठाया था तो एफआईआर कैसे दर्ज हो गई? बता दीजिए ना मुझे। ये तो तब हुआ जब बेचारी पीड़िता लड़की की मौत हो गई, मृत्यु हो गई, उसके बाद मीडिया ने सितंबर 29 को उठाया। उसके पहले 376 दर्ज हो चुका था। कृपया करके टाइमलाइन और क्रोनोलॉजी को समझिए। और दूसरी बात मैं इतना कहना चाहूंगी कि आपको दलितों पर इतनी पीड़ा आ रही है, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपके बैंगलोर के विधायक का घर जला दिया गया, कांग्रेस के विधायक, आज तक राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। दूसरी बात पूछना चाहती हूँ, आपकी दिल्ली कांग्रेस समिति में एक धर्मपाल नटखट करके दलित लीडर है, उन्होंने बहुत संगीन आरोप लगाया अजय माकन के ऊपर 2016 में कि मेरे साथ जूते चप्पलें चलाए, मुझे गाली गलौज करी, मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। आज तक राहुल गांधी उस तरफ ना ले जाए, हमें लगता है कि हम लोग विषय पे ज्यादा रहे तो ज्यादा बेहतर बात होगी। मैं विषय पे ही बात कर रही हूँ। जी क्यों चिल्ला रही है इतना? नहीं रुकिए, देखिए इसको अगर दलित की डिबेट पे ले जाएंगे तो फिर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में डिफरेंट डिबेट चली जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसको फिर हम एक समग्र डिबेट करेंगे। हम अभी इस केस पे डिबेट करना चाहते हैं। मैं आलोक जी, आशुतोष जी और दूसरे वाले आशुतोष जी के पास जाना चाहता हूं। जी थोड़ा आलोक जी, पूरे इस केस में जो हाथरस के तरह तरह के एंगल दिखे हैं, देखिए इसमें बहुत सारे लूपहोल्स हैं। कहीं कहीं लगता है कि सरकार ने इसको दबाने की कोशिश की, या सरकार कह रही कि नहीं हमने तो पहले से केस दर्ज किया था, छुड़ा। बाद में अलग अलग केस जुड़ते गए, पहले मारपीट का लगा, फिर हत्या के आरोप का लगा, फिर रेप का लगा। तो ये जो एक टाइमलाइन है, क्या ऐसे ही काम होता है पुलिस में, या इसमें पॉलिटिकल प्रेशर था, इसकी वजह से इसमें वो धाराएं जोड़ी गई? आलोक मेहता जी। देखिए नीरज जी, दुर्भाग्यपूर्ण है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए जाति का, या जो अभी प्रदेशों की बात कर रहे हैं, पूरे भारत को कलंकित करने वाली बातें इस तरह की होती है। देखिए ये इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पुलिस की मिसहैंडलिंग हुई। अब ये सीबीआई इंक्वायरी में आएगा, कुछ शायद सस्पेंड हो गए, आगे और होना चाहिए। क्या पूरा अपराध कितना बड़ा हुआ था, और मीडिया भी कहीं अलग अलग बढ़ गया। मीडिया कभी एक तरफ ही दिखाने लगा, मीडिया मतलब एक वर्ग, हमारे इसमें भी डिवीजन, जैसे कहते हैं जाति, राज्य, मीडिया सब डिवाइड हो गया। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं एक निवेदन करूंगा, देखिए मैं उनसे बहन से कहूंगा कि देखिए रेप की परिभाषा केवल ये नहीं है कि किस हद तक उसके साथ अत्याचार हुआ। अब तो वो कानूनों ने भी बदल दिया है और उस पर कहा गया यदि ऐसी घटना होती, कोई आरोप लगाता है, दफ्तर में भी कोई आरोप लगाता है, उसे बलात्कार के रूप में ले लिया जाता है। तो हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि उसमें फॉरेंसिक, क्योंकि देखिए कितना दुखद है किसी और उस गांव के। देखिए मुझे सबसे बड़ी बात ये दिखती है कि जिन लोगों पर आरोप भी लगा है, उस समुदाय के लोगों ने, कल परसों में आपने और कई चैनल से भी दिखाया, बाकायदा उन्होंने कहा कि यदि जो दोषी हो सजा दीजिए। देखिए गांव के लोग हमारे आपसे ज़्यादा समझदार हैं, राहुल गांधी ज़्यादा समझदार हैं। वो किसी जातीय सरकार की बात नहीं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के एमपी ने भी गलत किया या दूसरे पुलिस ने गलत किया, लेकिन यदि जो गलत किया है उसको सजा कड़ी से कड़ी दीजिए। तो मुझे लगता है कि ये हमारा आपका दायित्व है। और सब जो हमारे नेता, हमारे यहाँ पर प्रवक्ता भी हैं बहनें, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि आप इसको जातीय राज्य, उस राज्य में हो गया तो राजस्थान में हुआ ही कोई, उसके लिए किसी हमारे ऊपर भी वो भी कलंक है, पूरे भारत के लिए कलंक है। उसको प्रचारित करके पॉलिटिकलाइज करना, हमारे पुलिस में गड़बड़ है। आप दिल्ली में एफआईआर कराने जाइए तो कितनी कठिनाई होती है, कहते कंप्यूटर पर कर दीजिए, उसकी लाइन ही नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये कहना, यदि पुलिस ने गड़बड़ की है, पुलिस पर और अंकुश हो, पुलिस की ट्रेनिंग हो, महिलाओं के साथ गाँव में जाती, अच्छा ये भी सही है, विवाह के प्रेम के संबंध, उसके बाद कभी भी बलात्कार के आरोप लगा दीजिए। विवाहित स्त्री भी आरोप लगा सकती है बलात्कार के। तो ऐसे में सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर न्याय की तराजू पे तोलना चाहिए। मीडिया खाली दलित या अपर कास्ट या फलाने प्रदेश का था या किसका था, इससे नहीं है। अपराध अपराधी का है,
और उसको उसी तरह से दंडित किया जाना चाहिए, और जो पीड़ित है उसके साथ भी न्याय होना चाहिए। जी आशुतोष जी, क्या इसमें राजनीति का अंश ज्यादा है? मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, मैं आशुतोष जी पत्रकार जी से पूछ रहा हूं। आपके बाद तो सर कानूनी पहलू लेके आऊंगा मैं। बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट मामला है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति है ही नहीं। मैं ना तो आईजी मोडिया का जो बयान है उस पे जाता हूं, ना ही प्रभात कुमार पे जाता हूं। मुझे 21 तारीख को जो उस लड़की ने अपना बयान दिया था और उसमें यह कहा था मेरे साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसके बाद उस लड़की की मृत्यु हो गई, वो डाइंग डिक्लेरेशन है। उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता इसमें। तो उस लड़की ने अगर कहा है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है तो उसके साथ बलात्कार हुआ है। अब किसने बलात्कार किया, कैसे क्या हुआ है, उसकी जांच पड़ताल उत्तर प्रदेश पुलिस चाहे तो कर सकती है। अब मुझे यह बात समझ में नहीं आती है कि उत्तर प्रदेश में एक एडीजी रैंक के ऑफिसर है जिनका नाम है प्रशांत कुमार, वो कहते हैं कि हमने फोरेंसिक की रिपोर्ट हमारे पास आई है और फोरेंसिक की रिपोर्ट के आधार पर उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ है। यह ऑफेंसिव है और यह इस बात को दर्शाता है कि या तो प्रशांत कुमार जी को कानून की जानकारी नहीं है, या बलात्कार जैसे मामलों में उनकी सेंसिटिविटी नहीं है, या पूरे मामले को पलट देना चाहते हैं। जो फोरेंसिक की रिपोर्ट है वो 11 दिन के बाद की रिपोर्ट है, और जो बलात्कार के मामले में कहा जाता है कि अगर 72 घंटे के अंदर अगर आपने ठीक से अगर उसकी पड़ताल नहीं की है तो आपको कोई सबूत उसके शरीर पे, लड़की के शरीर पे नहीं मिलता है। और यहां सबूत मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता, यहां स्पर्म काउंट, सेमेन का प्रश्न ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लड़की का बयान अपने आप में काफी है इन चारों लोगों के कन्विक्शन के लिए। इसमें अगर आपको बट परंतु अगर उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे उसका कोई मोटिव है और पूरे मामले को वो गलत रंग देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बलात्कार अब ये मामला इतना बड़ा तूल पकड़ गया है कि योगी सरकार डिस्क्रेडिट होने का खतरा पैदा हो गया है। अन्यथा यह संभव ही नहीं कि घर का लड़का कह रहा है कि डीएम साहब ने मेरे ताऊ की छाती में लात मारा और वो बीमार वो जो है बीमार हो गए। ये संभव है? आप सोच सकते हैं कि कोई डीएम खुलेआम कैमरे के सामने धमका रहा है उनके परिवार के? तो सारे वीडियोस है, क्यों धमका रहा है, किस लिए धमका रहा है, क्या लेना देना? और उसके बाद अब जो चीज निकली है कि आप सीडीआर उस जो बातचीत के जो नंबर हैं वो सीडीआर आप पब्लिक कर दे रहे हैं। क्यों भाई, किस लिए पब्लिक कर दे रहे हैं? क्या मोटिव है आपका? आप क्या साबित करना चाहते हैं कि दोनों टेलीफोन के बीच में बातचीत है? टेलीफोन के बीच में बातचीत, इससे यह कहां से साबित हो गया कि बलात्कार होता है, बलात्कार नहीं होता? सीधी सी कोशिश है। जो प्रांशु ने कहा उनकी आखिरी लाइन बहुत स्पष्ट है, और वो जो जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया कि लड़की के चरित्र हनन की कोशिश की जा रही है। और बड़े अफसोस की बात कहना पड़ रहा है कि इसमें उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो भी जो है शक के दायरे में है। ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। ये मैंने कहा, ये ब्लैक एंड व्हाइट केस है, बलात्कार हुआ था, चारों लोग गिरफ्तार हो गए, तो मामला वहीं खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन पता नहीं क्यों जो है एक ईगो, एक अहम है, और वो आशुतोष जी ये बताइए, आप जो कह रहे हैं वो जो परिवार है, आरोपी परिवार, वो कौन सा बड़ा रसूख वाला राजनीतिक दल वाला, ये योगी जी के साथ रोज घूमने वाला, जिसके लिए पूरी सरकार अपनी इज्जत दांव पे लगा देगी? एक मन में सवाल उठता नहीं, ऐसा कौन लोग है वो जिनके लिए सरकार एकदम परेशान है? लड़की ने नहीं, जब लड़की की तरफ से नहीं, मैं इस तरफ से पूछ रहा हूं। मेरे साथ बलात्कार हुआ है। हाँ। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। बलात्कार के मामले में अगर लड़की ने कहा मेरे साथ बलात्कार हुआ है तो बलात्कार हुआ है, वो डाइंग डिक्लेरेशन है। आशुतोष जी, उस पर मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मेरा क्वेश्चन दूसरा है किसी तरीके का, बट परंतु लेकिन उसके बाद नो उसके बाद आईजी पीयूष मोडिया कहते हैं बलात्कार नहीं हुआ फोरेंसिक के आधार पे। ये फोरेंसिक आप किस दुनिया में रह रहे भाई? पाषाण। आशुतोष जी, आपने मेरा सवाल नहीं सुना, उनकी जानकारी नहीं है। मैं उस पर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, साबित नहीं होता। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि वो कौन लोग हैं, चार आरोपी, जिनको सरकार बचाने के लिए एकदम अपनी इज्जत दांव पे लगा के बैठी है? हु आर दे? कौन लोग हैं वो चार? वो भी घास काटने वाली फैमिली से। मैं कहता हूं वो कौन सवाल है ना, ये कौन सरकार है जो ये कह रही बलात्कार नहीं हुआ लड़की के बयान के बावजूद? सर, आप कौन सी सरकार है जो कह रही लड़की के बयान के बावजूद उसके बयान को झुठलाने की कोशिश क्यों की जा रही उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ? मैं यही तो मेरा सवाल है सर। बोल रहे हैं इस आईजी पीयूष मोडिया, आशुतोष जी का मोटिव, अगर लड़की ने बयान दिया है उसकी मृत्यु हो गई तो डाइंग डिक्लेरेशन है। आप मानिए ना कि आशुतोष जी, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसके डाइंग डिक्लेरेशन पे, उसके बयान पे, उसकी एफआईआर पे मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं कि रोज रेप होते हैं। अभी कल हुआ है राजस्थान में,
उसको इतना बवाल नहीं बनाया गया। मैं आप जो कह रहे हैं ना कि किसी को बचाने की कोशिश करें, तो वो कौन लोग हैं जिनको बचाने की कोशिश करें? मेरा सवाल ये है, अगर है तो है, नहीं तो नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछिए ना, क्यों बचाने की कोशिश बताइए नूपुर जी, बताइए आप किसको बचाने की कोशिश करें? देखिए, मैं कहीं से जो तरह तरह के नैरेटिव्स बन रहे हैं उस पे बात होनी चाहिए। मुझे जज, यहाँ कोई जज नहीं जो फैसला सुना रहा है, लेकिन अलग अलग नैरेटिव्स जो बन रहे हैं उस पर बातचीत हो रही है। नूपुर जवाब दीजिए, किसको बचाने की कोशिश करें जो आशुतोष कह रहे हैं? अगर मैं गलत हूं तो मुझे प्लीज करेक्ट कीजिएगा। क्या सामूहिक बलात्कार इन दो शब्द का प्रयोग किया गया था ड्राइंग डिक्लेरेशन में? बताइए आशुतोष जी। यस नहीं बता यस क्योंकि इन्होंने सुना भी नहीं है, नहीं हुआ। यस आप प्लीज 22 तारीख को 21 तारीख को लड़की 21 तारीख को लड़की ने, देखो ये झूठ बोल, मैं पहले मेरी बात सुन लीजिए। 21 तारीख को लड़की को होश आता है, लड़की अपना बयान देती है, उसके बाद उसी के आधार पे 22 तारीख को वहां की पुलिस FIR दर्ज करती है जिसमें सामूहिक बलात्कार की बात है। आशुतोष जी एक एक करके अभी कट टू कट डिबेट हो रही है, एक एक करके ना। आशुतोष जी रुकिए ना, अरे 22 तारीख को कर रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सुनिए ना आशुतोष जी, एक एक करके बोलिए ना, यही होता है नैरेटिव बिल्डिंग। अपनी अपनी बात रखिए ना जी। आप जो सही कह रहे थे ये नैरेटिव बिल्डिंग है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नूपुर जी महिला है और उनको उस महिला के बयान, उस लड़की के बयान पर यकीन नहीं है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नूपुर जी महिला को उस लड़की के साथ होना चाहिए, लेकिन उस लड़की के साथ नहीं होकर उसके आखिरी बयान को नहीं मानते हुए वो अपनी सरकार को, बीजेपी को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। ये बहुत ही तकलीफदेह बात है। आशुतोष जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपने एक इल्जाम लगाया तो उसको जवाब सुनिए ना, उसका जवाब सुनिए जी। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं फैक्ट कर रहा हूं। अरे जो भी आपने फैक्ट रखा उसका काउंटर फैक्ट सामने वाला दे रहा तो आप सुनेंगे ना सर। आशुतोष जी इतना तो आप भी मानेंगे ना कि न्याय वो होता जहां पे आरोपी की आवाज भी सुनी जाती है। ये थोड़ी कि वन साइडेड फांसी पे चढ़ा देंगे आप, दूसरे की आवाज सुनेंगे ना आप। इस देश में ये अजीब तरीका बन गया कि सबने कह दिया ये आरोपी तो फांसी पे चढ़ा देंगे उसको, उसकी आवाज सुनिए ना आप। कानून तो वही कहता है ना, न्याय वही है, जो बाद में फैसला होगा देखा जाएगा। लेकिन अगर वो कुछ कह रहे तो उनकी बात सुनिए। बोलिए नूपुर जी, संक्षेप में रखिएगा प्लीज, समय कम है। कितना समझा गया? मैं किसी आरोपी के लिए नहीं बैठी हूं, मैं रिया चक्रवर्ती की बात को कितना समझा गया ये मालूम है सब? अरे सर रिया फिर ले आप, रिया पे बात करेंगे तो रिया पे बात कर लेंगे। क्या तरीका है नीरज जी? अगर मुझे नहीं बोलने देना तो पता नहीं बोलिए नूपुर जी, बोलिए आप। एक तरफा अपराधी घोषित कर दिया गया ना, तब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सबको बोलने दीजिए, क्या फायदा है मेरे? बोलिए नूपुर जी, बोलिए अपनी बात रखिए आप। मुझे तो बोलने का मौका दीजिए, क्या तरीका है? इनको लगता है महिला सुरक्षा की बात करेंगे, महिला की आवाज दबा के करेंगे क्या? ऐसे होता है क्या? आशुतोष जी सुनिए, आपने कहा सामूहिक बलात्कार, मैं आपको वीडियो भेजूंगी, सुनेगा ध्यान से। दूसरी बात कहने के लिए तो जो एक चौथा आरोपी है उसकी एलिबाई आ गई है, उसका जो एम्प्लॉयर है वो डेयरी फार्म में कह रहे हैं 25 लोगों का विटनेस खड़ा कर दूंगा। वो तो काम कर रहा था मेरे यहाँ, मैं डेयरी फार्म चलाता हूँ, राजू मेरे यहाँ काम कर रहा था, नौकरी कर रहा था दोपहर तक, तो कहां से पहुंच गया वो आरोपी? कैसे हो गया? उसकी एलिबाई है कहने के लिए तो ये कोई तरीका नहीं है। मैं आई एम सॉरी डीएलजी, अगर आप अलाउ करेंगे मैं भी फोटो लगाती हूँ, मैं भी फोटो लगा के बैठ जाती हूँ, आप इनको चिल्लाने दीजिए। फिर क्या तरीका है? अगर ये लड़की का चरित्र नहीं हो रहा, साधना भारती जी और आशुतोष जी भाई, अगर आप लोग अपनी अपनी टर्न पे नहीं बोलेंगे तो फिर इससे बात नहीं, कि मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा प्लीज। जब मैं सबको पर्याप्त समय दे रहा हूं तो आप दूसरे के बीच में कूद के क्यों अपनी बात रख रहे हैं? या तो आपको लगता है कि आपका पक्ष कमजोर इसलिए आप कूद के अपनी बात रख रहे हैं। मैं सबको समय दे रहा हूं ना, आप काउंटर करिएगा उसको। सच्चाई है क्योंकि मैं तथ्यों पे। अरे आप सच्चाई के ठेकेदार हैं क्या? जी को बोलने दीजिए। आप तो ऐसा बता रहे जो आप बोल रहे हैं वही ब्रह्म वाक्य है, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। अपनी अपनी बारे में बोलिए ना, सच किसी को नहीं मालूम है, सच तो जांच में आएगा। प्लीज एक एक करके नूपुर जी 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए, 30 सेकंड प्लीज, 1 by 1 ओनली 30 सेकंड में ऑडियो डाउन कर दूंगा प्लीज। 30 सेकंड नूपुर जी आप बोलिए, फिर साधना जी आप बोलिए। इकलौते हैं जो अपने समय पे बोल रहे हैं, बाकी कुछ ज्यादा भड़क रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अपनी बात रखिए, बात रखिए 30 सेकंड जी। बोले तो दीजिए। एडीजी जो कह रहा है उसको निकाल बाहर करेंगे, अभी एसआईटी की पूरी होने दीजिए, सीबीआई की पूरी होने दीजिए। जो इसमें बीच में गड़बड़ी करता पाया गया, इसलिए हम सर्वोच्च न्यायालय की सुपरवाइज सीबीआई प्रोब मांग रहे हैं। लेकिन हम ये भी मांग रहे हैं कि परिवार का नार्को टेस्ट भी हो, और हम ये भी मांग रहे हैं कि सीबीआई प्रोब हो। परिवार वाले क्यों इसका ऑपोजिशन कर रहे हैं, मुझे बताइए। परिजनों ने नहीं कहा कि नहीं नार्को टेस्ट नहीं होने देंगे और सीबीआई प्रोब नहीं होने देंगे, क्यों? आप लोग नहीं चाहते कि सच्चाई हो, परिवार की। नूपुर जी आपके 30 सेकंड हो गए, प्लीज अब आप रुकिए, आप रुकिए। फोटो लगा लेती जी साधना जी 30 सेकंड आपके लिए, आप अपनी बात रखिए, 30 सेकंड आपके लिए। नूपुर जी अब आप शांत रहिए। हाँ साधना जी बोलिए, आप क्या कह रही हैं? नीचे से ये आरोपियों की वकील बनकर बैठी है क्या?
मैं आपत्ति दर्ज करती हूँ, महिला सामूहिक बलात्कार छोड़ दीजिए, आप बलात्कार को जस्टिफाई कर कैसे सकती हैं आप यहाँ बैठकर, और आप महिला बन रही हैं। अरे नारी परामर्श में मंत्री, गृह कार्य में दाती, धर्म कार्य में धर्म पत्नी, स्नेह करते हुए माता, विलास में रंभा और क्रीड़ा में मित्र का स्थान रखती है मैडम। और जय भारत माता की जय के नारे तब लगाइएगा, पहले चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर को नारी का सम्मान दीजिए। फिर आप मुद्दे से इधर उधर चली गई। नहीं बच्ची हूँ, ये सुनिए, ये जो है ना, ये महिलाओं के बलात्कार। साधना भारती जी, आपके 30 सेकंड खत्म हो गए, आपने इधर उधर की बातें की, 30 सेकंड खत्म। आशुतोष जी 30 सेकंड, मैं उसके बाद वकील साहब के पास जाऊंगा। आशुतोष जी 30 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड। मुझे बहुत हैरानी और बहुत तकलीफ है कि नूपुर जी एक महिला होने के बाद भी उस लड़की के चरित्र हनन की कोशिश हो रही है। ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ये लड़की ने कहा कि मेरे साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, तो उसकी इज्जत रखनी चाहिए, उसकी बात का मर्यादा रखनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बात को घुमाने की कोशिश की जा रही है, मुझे बड़े अफसोस की बात कहना पड़ रहा है कि बीजेपी जो अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहती है, वो आज उन लोगों के साथ खड़ी होती है। ठीक है आशुतोष जी, उसकी पार्टी के लोग खड़े, आपका पॉइंट हो गया। आशुतोष श्रीवास्तव जी के पास में जाना चाहता हूं। वकील आशुतोष जी, आपने पॉइंट रख दिया अपना, पार्टी विद डिफरेंस पे आपने कमेंट कर दिया जी। वकील साहब, आपने सबके पॉइंट सुने, इसलिए मैं आपके पास सबसे बाद में आया कि आप एक बार सबके सुन लीजिए पॉइंट्स, जो लोग भी तर्क रख रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि इस केस में आपका ऑब्जर्वेशन क्या है और इस तरीके के केसेस कोर्ट में कैसे लड़े जाएंगे? देखिए, मैं पहले ये बताऊं कि सब लोग सिर्फ 376 जो है रेप को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, और रेप का जो है उसके ऊपर फॉरेंसिक रिपोर्ट आया, ठीक है, कि उनका कहना है कि इसमें नहीं मिला सीमेन या ये नहीं दिख रहा कि रेप हुआ है। देखिए, मेरा जो कहना है वो बहुत ही सिंपल है कि जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया गया यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें उन्होंने क्लियर जो है मेंशन किया है कि विक्टिम ने 19th ऑफ लास्ट मंथ सितंबर को जो है स्टेटमेंट दिया, जिसमें उसने क्लियर किया है कि उसको जबरदस्ती गले से जो है कपड़ा बांध करके उसको घसीटते हुए अपने जो है उसके फार्म से लेकर के अपने फार्म में ये लोग लेकर के गए, जो अक्यूज्ड का नाम उसने मेंशन किया है, अक्यूज्ड ने, आई मीन विक्टिम ने जी, और ले जाते हुए उसका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ब्रेक हो गया गले में, चूंकि गले में इतना प्रेशर पड़ा कि स्पाइनल कॉर्ड टूट गया, और जो है उसके लिम्स में जो है पूरा पैरालिसिस हो गया, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई अलीगढ़ में तो वो पैरालाइज्ड थी। उसका जो है टंग जो है जीभ को भी काट दिया गया, ये भी सारी चीजें आई। और उसके विक्टिम के स्टेटमेंट के ऊपर एक एफआईआर रजिस्टर किया गया अटेम्प्ट टू मर्डर के ऊपर 307 के ऊपर। और बाद में जब विक्टिम ने ये भी बताया कि उसके साथ मोलेस्टेशन हुआ था कुछ दिन के बाद, जब वो बोलने जैसी हुई कि उसके साथ जो है उसको मोलेस्ट भी किया गया था, तो 354 सेक्शन ऐड किया गया। और बाद में जब 22 सितंबर को उसने ये बोला कि उसके साथ रेप भी हुआ है, तब 376 ऐड हुआ। मेरा ये कहना है कि आज की डेट में 307 पे तो हमारे यहाँ किसी भी पैनलिस्ट को कोई डाउट नहीं है ना। अटेम्प्ट टू मर्डर तो हुआ था ना, अब तो देखिए उसका डेथ भी हो गया, यानी कि अब तो मामला 302 का यानी कि मर्डर का मामला बनता है। तो हम रेप की बात ही क्यों कर रहे हैं? यहाँ तो मामला उससे कहीं बड़ा संगीन, अभी तो मर्डर का मामला बन गया क्योंकि उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। और डेथ होने के बाद मैं ये नहीं कह रहा कि इसके पीछे दोषी कौन है। देखिए, जो 4 एक्यूज्ड हैं, जिनको जो है जिसको जो है जो विक्टिम है उसने खुद नाम दिया इन चारों का, ठीक है। पहले संदीप का नाम दिया गया, संदीप ठाकुर का, और बाद में जो है 3 और नाम जुड़ गए। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो, ठीक है, उसकी जांच होनी चाहिए, एसआईटी उसकी जांच कर रही है, जांच करके पता करे, लेकिन इससे ये सच्चाई तो नहीं बदल सकती है ना कि उसके ऊपर जो है अटैक हुआ था, उसका लिम्ब जो है तोड़ा गया, उसके स्पाइनल कॉर्ड को तोड़ा गया, वो सीवियरली इंजर्ड थी, आज उसकी डेथ हो गई। तो हमें पहले ये भी तो देखना होगा कि जो विक्टिम जो इनोसेंट थी, उसने अपने आप को खुद से तो नहीं मार लिया, उसने खुद से अपने आप को पैरालाइज तो नहीं कर लिया, किसी ने तो किया ही होगा ना, कोई ना कोई तो दोषी होगा ही ना। तो मेरा सवाल ये है कि हम उसके जस्टिस के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हम उस लड़की को क्यों नहीं जस्टिस दिलाने की बात कर रहे हैं? अगर रेप हुआ नहीं हुआ, ठीक है, ये एसआईटी डिसाइड कर लेगी, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट कितना सही है नहीं है, इस पे बाद में देख लिया जाएगा। इसके ऊपर और भी तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि जो बॉडी को लाते हुए जो हॉस्पिटल से जब उसकी बॉडी, पहले तो बॉडी नहीं मिल रही थी, जो सफदरजंग हॉस्पिटल से बॉडी नहीं मिल रही थी, इसके कितने सारे जो है हमने मीडिया में भी देखा और कितने सारे रिपोर्टिंग हुई। बाद में जो है रात को 2:30 बजे
आप सोचिए 2:30 बजे रात को उस बॉडी को जला दिया गया, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का मुझे लगता है कंप्लीट फेलियर है। और उनको सबसे पहले तो मुझे लगता है हमारे देश में जो एडमिनिस्ट्रेटिंग जो एजेंसीज है, जो एडमिनिस्ट्रेशन देखती है, उसको कानून की जानकारी बहुत जरूरी है। कानून की जानकारी नहीं होने की वजह से बहुत सारे नए नए प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं। मैं नहीं कहता कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर था, नहीं था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने जबकि ये काम किया है तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और आज जो है यूपी गवर्नमेंट खुद कह रही है कि उन्होंने 4 पुलिस वालों को जो है सस्पेंड कर दिया है, तो कहीं ना कहीं यूपी गवर्नमेंट ये बात को मानती है कि उनसे एरर हुआ है, उनसे गलती हुई है। एक मिनट, आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो जो है हर तरीके का लिबर्टीज देता है अपने सिटीजन को, और उसी लिबर्टी के तहत ये पूरा राइट था उस विक्टिम के फैमिली का कि वो अपने तरीके से वो लास्ट रिचुअल करते। एक तो हिंदू होने के नाते रात के आशुतोष में रोकूंगा, मुझे एक ब्रेक लेना है। आपने पॉइंट अच्छा रखा है। जो आपने एक बात कही ना, बड़ी मार्के की बात है। दरअसल डिबेट ही उसी इर्द गिर्द घूम रही है कि जो 302 का क्लियर कट केस दिख रहा है उसकी बात न करके 376 की बात इसलिए कर रही है क्योंकि राजनीति तो 376 पे होगी, 302 पे पॉलिटिकल बनता नहीं है। मैं वही कह रहा, वही वो कैपिटल छुप जाता है 302 में, इसलिए 376 को आगे रखना है। हुआ या नहीं हुआ इस पर चर्चा करेंगे। आशुतोष में एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से लौट के आते हैं, नूपुर जी के पास चलेंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल आपकी तरफ घूमे हैं और रात में जलाने वाला जो मामला है ना उसकी गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई कि ऐसी जल्दी क्या थी। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपको। और आज चर्चा हो रही कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो एक जघन्य कांड हुआ है उसका सच क्या है, क्योंकि उसमें बहुत तरीके की बातें हो रही हैं, अलग अलग पहलू पे लोग अपने अपने बयान दे रहे हैं और तरह तरह के आरोपी और पीड़ित परिवार की तरफ से बयान निकल के आ रहे हैं। नूपुर जी आप इशारा कर रही थी, ब्रेक से पहले आप जवाब देना चाहती थी, प्लीज रखिए अपनी बात। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि आप यहाँ पे सच निकालना चाह रहे हैं और जो भी मीडिया में पढ़ रही हूँ, अगर मैं आगे बोलती हूँ और जब मैं कह चुकी हूँ कि मैं आरोपियों की वकील नहीं हूँ ना उनकी पक्षधार हूँ। सरकार और हमारे मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि देखिए जांच तो पूरी होगी और सर्वोच्च न्यायालय के तहत होनी चाहिए, कि हमारी रिक्वेस्ट इन लोगों की नहीं है। अभी वकील साहब ने बहुत अहम प्रश्न उठाया, नीरज जी शायद आपने मिस कर दिया, कि ये तो मर्डर हो चुका है, यहाँ सिर्फ रेप की बलात्कार की बात क्यों हो रही है? क्योंकि नीरज जी आपने सही कहा उसके बाद कि जब तक बलात्कार का विषय नहीं उठाएंगे तो यहाँ साधना जी नाम है शायद इनका, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का, इनकी राजनीति कैसे चमकेगी? और दूसरी बात, मेरे पे उंगली उठाने वाले आशुतोष जी कह रहे हैं कि मैं चरित्र हनन कर रही हूँ। मैंने नहीं किया भाई साहब, ना किसी आरोपी को उत्तर प्रदेश की सरकार ने रिहा किया है, और ये भी नहीं कह रहे कि अफेयर चल रहा था 13 और 15 साल की नाबालिग लड़कियों का। असलियत तो ये है कि जो खुद ताहिर हुसैन जैसे मर्डरर का अक्यूज का राइट्स के अंदर सहयोग करते हैं ना, दूसरों पे उंगली ना उठाएं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ। सरकार अपने बलबूते पे जो उनसे बन पा रहा है कर रही है। आपने 25 लाख रुपए का क्यों दिया गया उनको सहयोग, इसके बारे में पूछा। कुछ लोग तो 50 लाख रुपए भी दे रहे हैं ना करने के लिए। और क्या मैं भूल जाऊं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव शिवराज जीवन जी क्या करके आए 19 तारीख को, जो अखबारों में आया है? क्या मैं वो भी आप बयान नहीं कर सकती अखबारों में क्या छपा है? या फिर आप ही के रिपोर्टर्स के थ्रू, आप ही रिपोर्टर्स के द्वारा क्या आ रहा है टीवी के अंदर कि वो दंगे भड़काने की वहां पे साजिश रच रहे हैं कि 2 हमारे मरेंगे 2 उधर के मरेंगे तो राहुल गांधी आ जाएगा यहाँ पे। अगर घास पे लेटने का इतना शौक है, जरा राजस्थान की भी घास पे लेटिए। माफी चाहती हूँ आलोक जी, हम राजनीतिकरण करना नहीं चाह रहे, लेकिन मजबूरन हमें कुछ सच्चाइयां बाहर निकालनी पड़ती हैं और दिखाना पड़ता है। राजनीतिकरण आपको करना पड़ेगा। बलात्कार में तो आप राजनीतिकरण कर रहे हैं, आप मेरे पे चिल्लाएंगी तो मेरा पूरा हक है ना आप पे। 1 by 1 प्लीज 1 by 1, एक अपने अपनी बारी पे, अपने टर्न पे। मैं बड़े नाम ले रही हूँ, कुलदीप सेंगर भी आपकी पार्टी के, अपने टर्न पे। रमन सिंह जी शासन में क्या हुआ? 11 आदिवासी बच्चियों को जलियांवाला आश्रम की यौन शोषण कराया और उसकी पदोन्नति कर दी आपने, जिस वार्डन में कराने का काम किया है। कानपुर में गर्भवती पाई गई बच्चियां, तो भूले नहीं है ना, बातें ज्यादा मत कराइए। फेंकने का ठेका लिया है क्या आपने? जैसे हिंदू संस्कृति के ठेकेदार बने, राहुल गांधी ले लिया, झूठ करने का भी ठेका ले लिया क्या? और मैं साधना चाहती हूँ, बचपन से मैं यहाँ के लिए चुकाई हूँ मैडम। जी भाई, आप लोग इस तरह बात करेंगे तो नहीं हो पाएगा। आलोक मेहता जी आपके पास आता हूँ, आप भी सुन रहे हैं। 376 बनेगा तो पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, 302 पे किसी की नहीं। बहुत बड़ी बात कही कि 302 तो हो चुका है, उससे कोई इंकार ही नहीं कर सकता है, अदालत ही नहीं कर सकती इंकार।
तो उसको इतना बड़ा, देखिए ये इशू इसलिए बार बार आ रहा है क्योंकि जो लोग वहां पे पकड़े जा रहे हैं, अब शिवराज जीवन पकड़े गए हैं, ये झूठ थोड़ी है। पुलिस पूछताछ कर रही है उनसे, उन्होंने कहा या था क्या कि दंगे कराएंगे। अब या तो पलट जाएगी, हमने नहीं कहा है, उसकी भी एक जांच चलती रहेगी। तो राजनीति तो इसमें हो रही है। आलोक जी, देखिए राजनीति हो रही है, यही एक दुर्भाग्य। देखिए जिस तरह से सैकड़ों लोगों की भीड़ लेकर के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जब जा रहे थे, इससे साबित होता है कि इसको कितनी जल्दी भुना लिया जाए। देखिए जिस समय इंदिरा गांधी गई थी हाथी पर बैठ करके, को अलग था, 10 आदमी 5 आदमी लेकर गई थी, तब भी इंदिरा गांधी राहुल गांधी से तो ज़्यादा पॉपुलर होगी, ये तो कांग्रेस के मित्र मानेंगे ना। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे कि अब किसी तरह से सरकार को घेरना है। देखिए बहुत खराब घटना, बड़े भारी अपराध की घटना यदि होती है और उसके बाद आप उस तरह से उसको अतिरंजित करेंगे तो हर छोटी घटना को बड़ा चढ़ा करके समाज में नफरत पैदा करना, डिवाइड करना और फिर से उसको जातीय और सांप्रदायिक मुद्दा बनाना, ये राजनीति तो हो ही रही है। यही कोई भी पार्टी करे। और मान लीजिए मैं कह रहा हूँ सरकार ने यदि गलती की है तो सीबीआई की जांच में आएगा, अदालत में सामने आएगा। सरकार ने आज भी कई चीज़ों को लेकर के हमेशा अदालत ने कहा भी है यदि गलती करती है तो उस पर अदालत पे छोड़ा जाए। लेकिन हो ये रहा है कि राजनीति करके, वो चाहे किसान का मुद्दा हो चाहे हाथरस का मुद्दा हो, पार्टियां, कांग्रेस अकेली नहीं है लेकिन उनके साथ में जो पार्टियां हैं वो राजनीति करके उन लोगों के साथ जो पीड़ित और दूसरा परिवार हैं, जो एक साथ में रहते हैं, उन्हें सांप्रदायिक रंग दे करके, जाति रंग दे करके वहां पर नफरत पैदा कर रहे हैं। जो आज से 30 साल पहले होती थी, गांव खाली कर दिए जाते थे, ये बात भूल रहे हैं हम और आप। नीरज जी, मैं तो कवर करता रहा हूँ रिपोर्टर के नाते भी, तो यदि ऐसे गाँव में होता था, आज सब गाँव के लोग आवाज उठा रहे हैं, मीडिया सामने ला रहा है, लेकिन एक तरफा होगा राजनीति करेंगे तो ये और बांटेगा सब। आलोक जी, अभी भी हो रहा है और अपराध को बढ़ाएगा, ये अभी भी हो रहा है लगेगा। इस घटना को एक अपराध के तौर पे नहीं देखा जा रहा है, दलित के तौर पे देखा जा रहा है आशुतोष जी। और यही तो असली आरोप लग रहा है कि बार बार उस चीज को इंस्टिगेट करना जिससे वहां पे सामाजिक विद्वेष फैले। इस राजनीति करना विपक्ष का काम है, वो राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे वो, लेकिन उस राजनीति के जरिए वैमनस्यता फैलाना, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाना, ये एक क्वेश्चन है ना। और जो सामने दिख रहा है कि शिवराज जीवन कर रहे थे ये। मुझे बड़े अफसोस की बात है कि अगर आज बाबा साहब अम्बेडकर होते तो उनको आप लोग पता नहीं क्या कहते, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने तो हमेशा दलितों की बात की, क्योंकि दलितों की बात की इसलिए वैमनस्यता की बात की है। ये कौन सा नैरेटिव मतलब देश को देने की कोशिश की जा रही है? अगर और क्या इस देश के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ? क्या सदियों से अत्याचार नहीं होता रहा है? और अगर कोई उस पर सवाल खड़ा करे, अगर कोई दलित का नाम ले तो आप लोग बता देंगे अरे कभी दलित की मानसिकता को समझने का प्रयास आप लोगों ने कभी नहीं किया है। इसलिए कभी बाबा साहब अंबेडकर को खाली नाम लेने तक रखते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने जो कहा उसको कभी मानने की कोशिश नहीं करते हैं। और इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर को अंत में हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार करना पड़ा था। इस बात को भी मत भूलिएगा आप लोग। मैं जानता हूं कि किस तरीके से मायावती का नाम बिगाड़ के लिया जाता है, लालू प्रसाद यादव का नाम बिगाड़ के लिया जाता है, और मुलायम सिंह यादव का नाम बिगाड़ के लिया जाता है, और दूसरे लोगों के नाम के आगे श्री लगाया जाता है। जरा इस मानसिकता को समझने की जरूरत है इस देश के अंदर कि एक छोटे से गांव में एक बिल्कुल गरीब लोग जो दलित हैं, अगर वो आज आवाज उठा के बात करते तो उनके साथ किस तरीके का बर्ताव व्यवहार किया जाता है, ये हमें आपको बताने की जरूरत है। हिंदुस्तान के गांव में चली जाइए, आपको पता चल जाएगा कि दलितों के साथ आज भी किस तरीके का व्यवहार होता है। और सिर्फ इसलिए व्यवहार होता है क्योंकि वो दलित होता है और कुछ नहीं होता है। आज दलितों को अपने घोड़े पर चढ़ने की इजाजत नहीं है, मूंछ रखने की इजाजत नहीं है ना। तो अगर हम इस बारे में बात करेंगे तो कहेंगे आप तो वैमनस्यता फैला रही है। कौन सी बात है? नहीं, बात है ना आशुतोष जी, स्वीकार तो करिए कम से कम। आशुतोष जी, हम लोग बड़े किस्मत वाले हैं, हम लोग बड़े किस्मत वाले हैं कि शायद हम लोग सवर्ण जाति में पैदा, हम लोग किस्मत वाले। आशुतोष जी, दलित में पैदा हुए तो तब शायद उस नहीं आशुतोष जी देखिए, ये भी एक नैरेटिव है। क्या करके ये मत कहिए कि दलित कोई आदमी कहता तो वैमनस्यता नहीं, ये भी एक नैरेटिव है एक नैरेटिव। ये आप अगर अपराध को अपराध की तरह नहीं देखेंगे, उसको आप उस चीज से जोड़ेंगे जिसको खत्म करने की हर आदमी कोशिश कर रहा है, तो वो नहीं खत्म हो सकता। ये नैरेटिव वो लोग फैलाते हैं जो हजारों साल के अत्याचार को बढ़ावा देना चाहते हैं। ये नैरेटिव वो लोग फैलाते हैं। वो नहीं लोग फैला रहे हैं, साल के अत्याचार वो लोग नहीं फैला रहे हैं, रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई अपराध हुआ है उसको उसी तरीके से अपराध की तरह से अगर आप डील नहीं करेंगे और आप ये कहेंगे कि एक दलित के साथ हुआ है, बार बार दलित करेंगे, तो आप सोच रहे हैं कि उससे क्या होने वाला है, उससे आप उसका भला कर रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं उसका। आप ये नैरेटिव बनाया जाता है।
नहीं, फिर तो इस देश के अंदर SC ST कानून भी नहीं बनना नहीं, कानून है, लेकिन अरे आशुतोष जी, आप बार बार उस चीज को देखिए, एक मिनट सुनिए ना आशुतोष जी, आप ये जो दलित वाला मसला है, ये एक सामाजिक समस्या है। इस सामाजिक समस्या को सामाजिक तरीके से हल किया जाएगा। नहीं, अगर आप बार बार उसको इंस्टिगेट कराएंगे तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसकी भी एक जाति है, जो जज बैठा है उसकी भी एक जाति है, जो मुख्यमंत्री है उसकी भी एक जाति है। आप कैसे खत्म करेंगे इस चीज को? आप अपराध को अपराध की तरह देखिए ना, वो किसी के साथ भी हो, खत्म करेंगे तब खत्म होगा वो। बाबा साहब अंबेडकर की मानसिकता नहीं, बिल्कुल नहीं खत्म होगा, बिल्कुल वैसे ही खत्म होगा। अगर ये बार बार सवाल पूछा जाएगा कि देश में कितने दलित रिपोर्टर हैं, तो कभी जिंदगी में नहीं खत्म होगा। ये 2 साल के अत्याचार को बढ़ाए रखना चाहता है। नहीं, खत्म नहीं होगा, क्योंकि आप खत्म करना नहीं चाहते ना, हजारों साल के आप खत्म नहीं करना चाहते। दलित नैरेटिव्स को आप लोग उस तरह पेश करना चाहते हैं जैसे और गंदा रूप सामने आए। उसको खत्म करने की कोशिश न करने के बजाय उसमें दूसरी चीजें डालते हैं, उसमें आग में घी डालने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे कमेंट दीजिएगा, समय खत्म कम हो रहा है। नहीं, हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। सबको झांकना चाहिए ना, सबको झांकना चाहिए, आपको भी झांकना चाहिए, सबको झांकना चाहिए अपने कि हमने अपने जमाने में क्या किया। ये क्वेश्चन खड़ा कर देना सिर्फ कि मैं तो सवाल खड़ा करूंगा, हिट एंड रन, उसके बाद सब लोग जवाब देते रहे। छोटे छोटे जवाब दीजिएगा, समय कम हो रहा है। नूपुर जी, उसके बाद 7 बजे बहुत छोटे छोटे जवाब। अभी जो आशुतोष जी ने कहा, मैं साफ बता दूं तो बिल्कुल कांग्रेस का बिल्कुल सटीक ब्यौरा दिया। आफ्टर ऑल कांग्रेस पार्टी जो थी जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को भैया संसद के अंदर घुसने तक नहीं दिया। बहुत छोटे में रखिएगा प्लीज, समय कम है। सुन लीजिए मेरी बात। देखिए, अगर दलित सिर्फ मखौटा नहीं होता, जातिवाद राजनीति करने का एक मौका नहीं होता, तो आजमगढ़, बुलंदशहर और बलरामपुर पे क्यों नहीं बोली कांग्रेस? क्योंकि वहां पे आरोपी मुसलमान वर्ग का है। समझिए, किसी की इज्जत, आबरू और किसी की बहुत ही अनफॉर्चुनेट मृत्यु को और साथ में जांच से जोड़ देना, ये कांग्रेस का ब्यौरा आपने आशुतोष जी बहुत सटीक दिया है और किसी ने नहीं। ये कांग्रेस का ब्यौरा दिया है जी। साधना जी, 30 सेकंड में समय बिल्कुल कम है। सरकार बहरी है, ये कह रही है, बोला ही नहीं। आपसे भी पूछा था मैडम, आज हाथरस पे क्यों चिल्ला रही है? आगरा, मैनपुरी, जौनपुर, खरगोन, छतरपुर और कितने ही गांव गिनाए, उसमें आपने क्यों मुआवजा नहीं दिया? क्योंकि राजनीति आप कर रही हैं। आप दलित की बात कर रही हैं। आप उसी पार्टी से ना जिसके दयाशंकर ने मायावती जी के लिए गलत शब्द का प्रयोग किया और उसकी बीवी को आपने मंत्री बना दिया। कुलदीप सेंगर चिंतानंद को भूल जाए क्या? और आप कहते हैं हम राजनीति कर रहे हैं। आप एक महिला होने के बाद भी, आप सुनिए, मैं बहुत छोटे मन से महिलाओं के अधिकारी हूँ, मुझे आपकी किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन आप महिला होने के बावजूद आरोपियों के पक्ष में वकील और जज बनकर बैठी है। ये शर्मनाक है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, आप राजनीतिकरण करने का काम कर। समय खत्म हो रहा है। आप लोग आपस में 30 सेकंड। जी वकील साहब 30 सेकंड आपके लिए, क्विकली प्लीज। मैं नीरज जी ये बोलना चाहता हूं कि सबसे पहले अभी इन्वेस्टिगेटिंग टीम को उसमें 302 सेक्शन, मर्डर का सेक्शन लगाना चाहिए और इस पे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। चाहे इसके अंदर कोई भी दोषी हो जी, उसके ऊपर जो है इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे कोई भी पार्टी हो, ये सिर्फ इसको 376 का कलर देते हुए, जो आपने बिल्कुल ठीक बोला, ये सिर्फ जो है कंट्री को डिवाइड करना चाहते हैं। इनको सिर्फ जो है कंट्री को डिवाइड करना है, चाहे वो कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, चाहे जी। के नाम पे। समय बिल्कुल खत्म है, माफी चाहूंगा, यहाँ पे शो खत्म करना है। केस की सच्चाई सामने आनी चाहिए और जो दोषी उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके नाम पर विद्वेषकारी, वैमनस्यता फैलाने वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए और इस तरीके के सवाल नहीं पूछने चाहिए कि कितने दलित रिपोर्टर हैं, कितने दलित संपादक या कितने दलित कर्मचारी हैं। ये इंस्टिगेट करता है कि आप एक नई तरीके की चर्चा छेड़ना चाहते हैं जो बांटने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए CNBC आवाज।